बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं जी आगे। अब हमने देखना है जी कि प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके नताइज क्या निकलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसका एक अल्टीमेट अगर हम उसको सॉल्व नहीं करते तो उसका कोई ना कोई बैड इम्पैक्ट लाजमी आता है। ठीक है। इन प्रेजेंट इरा it has become nearly impossible to find unique cultural organization. मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी मल्टी कंपनी है उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, जैसे पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें तो पंजाब का कल्चर और है, सिंध का कल्चर और है, फिर सिंध के अंदर चले जाएं तो थर का कल्चर और है, कराची का कल्चर और है। This has made managers believe that being interculturally competent is critical for running multicultural teams. तो वो अब एक किसी भी मैनेजर की बात करें तो बेसिकली मैनेजर ही जो है वो कम्युनिकेटर होता है। वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो वो अब मैनेजर्स को पता है कि उनको इंटरकल्चरली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो वर्डिंग है, उनके जो गेस्चर पोस्चर्स हैं, वो ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। द नेशनल एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट and also the internal organizational cultural influences these enterprises. A great number of managers communicate across the borders and work with culturally diverse people. Even मतलब अगर अभी आप बात करें तो जो आउटसोर्सिंग हो रही है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक यूके की कंपनी है तो वो अपनी बहुत से जो काम है, जैसे उनका वेजेस का काम है, अकाउंट्स का काम है, या इवन मार्केटिंग का काम है, वो वहाँ से यूके में बैठ के यूके के लोगों से नहीं करवाते, बल्कि वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह के कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब एक जो कॉल सेंटर्स हैं आपके, वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे होते हैं। मतलब बहुत से कॉल सेंटर्स हैं, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्चुअली सेल कहाँ पे होगी, यूके में होगी, अमेरिका में होगी, यूरोप में, बाकी कंट्रीज़ में होगी। तो अब जब तक उस कॉल सेंटर का जो मैनेजर है उसको यूके के कल्चर का नहीं पता, मतलब अब यूके में जो डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं, यानी कि आप किसी बंदे का पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकते। अब ऑर्डर लेगा अगर वो कंपनी जो पाकिस्तान में बैठ के यूके की प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही है, वो यूके के कस्टमर से ऑर्डर लेगी अगर, तो वो डेफिनेटली उसका डाटा जो है वो आएगा, नेम, एड्रेस वगैरह, टेलीफोन नंबर। तो उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो जो लीगल इम्पैक्ट, हमने ऊपर लीगल स्ट्रक्चर की बात की, तो जो लीगल इम्पैक्ट्स हैं, अगर डाटा शेयर हो जाता है, डाटा चोरी हो जाता है, डाटा मिस यूज़ हो जाता है, तो उसके लीगल इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे, मैनेजर को ये पता होना चाहिए। फिर कस्टमर के साथ जो बात करनी है आपने वो किस तरह से करनी है, कस्टमर का जो रवैया है उसको जज करके आपने, क्या वो वाकई ही मतलब इंटरेस्टेड है या वो तंग पड़ रहा है आपकी बात से, इन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। इसके लिए फिर उसकी जो टोन है, उसकी जो वर्डिंग है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजर जो है वो जब तक खुद कॉम्पिटेंट नहीं होगा, इंटरकल्चरली कॉम्पिटेंट नहीं होगा, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अकॉर्डिंगली ट्रेन नहीं कर सकता। तो इस बात को जहन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अब वो कहता है जी कि हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लेट अस लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ problems that can arise in situations of intercultural communication. Let us assume that two individuals with dissimilar cultural background begin to communicate. Since they have different cultural background, they perhaps have less
common pre-understanding than two persons who would have been interacting with the similar cultural background. If the absence of common pre-understanding is related to their joint activity and communication, this may result in various consequences that are discussed as under. मतलब अब हम पहले बात कर चुके हैं कि जो इंटरकल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या अराइज होंगी। तो यहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है, फ़र्ज़ कर रहा है कि दोनों कोई प्री अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि दोनों एक दूसरे के कल्चर से जो उनकी अवेयरनेस है उसका जो लेवल होना चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, it denotes a failure to interpret part of or all of what that other person is trying to communicate. बकायदा सिरे से या तो बात थोड़ी बहुत समझ नहीं आएगी या सिरे से ही दूसरे बंदे को समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे एक बंदे से आपने बात की है लेकिन उसने सिरे से सुनी ही नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, एक बंदा बात कुछ और करना चाहता है लेकिन अगला बंदा जो है उसके जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो कुछ और है। तो ये तो बात की उसने ओवरऑल लेवल की कि या तो बात सिरे से समझ नहीं आएगी या कुछ पार्ट उसका समझ नहीं आएगा या बात को समझा तो जाएगा लेकिन एक गलत सेंस में उसको लिया जाएगा, किसी और सेंस में लिया जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे इंटरप्शन एंड ब्रेक डाउन, बार बार जो है वो मैसेज में कम्युनिकेशन में इंटरप्शन आएगी, ब्रेक होगी कम्युनिकेशन। ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज अ रिजल्ट माइट गेट इंटरप्टेड एंड ब्रेक डाउन एंड ईदर और बोथ of the parties might refuse to communicate any further। वो थोड़े बहुत गैप्स आते रहेंगे और एक स्टेज आएगी जहाँ पे दोनों पार्टी या कोई एक पार्टी जो है वो कम्युनिकेट करने से इनकार कर देगी। Another dimension, though less likely consequence of breakdown, but it says that this breakdown might stimulate individual to try improving their opportunities for communicating with one another. There are, however, some factors that determine whether the reaction become a negation और motivation। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने याद रखनी है कि ऊपर हमने बात की कि जो इंटरकल्चरल डिफरेंसेस हैं वो अगर पहले से ख़त्म नहीं किए जाते या उनको पहले से अंडरस्टैंड नहीं किया जाता तो कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और एक पार्टी या दोनों पार्टीज फर्दर कम्युनिकेट करने से इनकार कर देंगी। तो ये तो बात होगी नेगेशन की, ठीक है, नेगेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो कहता है लेस लाइकली है, मतलब इतना ज़्यादा चांसेस इसके नहीं है, बट इट कैन कॉज मोटिवेशन फॉर न्यू अटेम्प्ट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ one such factor is the power relation and dependency between the parties. For example, if X has equal power as Y, it is very easy for X to refuse to communicate with Y. But if X is dependent upon Y, then refusal will not be easy. In similar fashion, if X's need for communicating with Y is not great, it is easy for X to refuse to communicate than otherwise। अब अगर जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है वो मैनेजर है जो मतलब मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है वो सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट के लिए ये मुश्किल होगा कि वो कम्युनिकेशन से इनकार करे। इन दैट केस वो मोटिवेट होगा कि वो फर्दर कम्युनिकेट करे और बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। और इंडिविजुअल लेवल पे जो दूसरी बात आ रही है वो कम्युनिकेशन ऑन द कंडीशंस ऑफ ओनली वन पार्टी। अनदर एक्सट्रैक्शन दैट इज आल्सो ऑफन लिंक टू पावर डिफरेंस बिटवीन पार्टीज। ये किससे लिंक्ड है जी? पावर डिफरेंस से बिटवीन पार्टीज इज दैट वन ऑफ द पार्टीज गिव्स अप
and starts communicating completely as part of the conditions of the other party. This pattern is typical for those ethnic groups who live in countries where they are not in the majority, do not belong there, and are not the part of the ruling class. अब इस केस में क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन ऑन द कंडीशन ऑफ ओनली वन पार्टी, जो एक पार्टी कम्युनिकेट कर रही है वो इतनी पावरफुल है कि वो कम्युनिकेशन अपनी टर्म्स पे कर रही है और दूसरी पार्टी की मजबूरी है कि वो बात सुने। क्यों सुने? इसलिए कि वो माइनॉरिटी हैं, वो ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं जो कि बहुत छोटा है और वो रूलिंग क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती। जैसे अभी इंडिया में अगर हम देखें तो जो अक़लियतें हैं वो बेसिकली दे हैव टू लिसन टू द करंट गवर्नमेंट, क्योंकि वो पावरफुल हैं, ठीक है, वो मेजॉरिटी में है। इसी तरह यूरोप में भी अगर आप देखें तो जो छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं उन पे आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब जैसे हिजाब की बात करें जी कि या इवन सिखों की बात करें तो उनकी पगड़ी की बात है। जर्मनी शायद रिसेंटली ज्यूज़ जो हैं उनको भी ये कि वो ज़िबा करने पे पाबंदी लगा दी गई, झटका से जो है वो अपने जानवर की गर्दन उतारनी है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जो ज़िबा करने से जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इससे मुसलमानों को भी वो भी हर्ट हुए और ज्यूज़ जो हैं वो भी हर्ट हुए, क्योंकि ज्यूज़ जो हैं वो भी ज़िबा करते हैं। तो इस मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के आप इसको कह सकते हैं कि प्रेशर्स हैं जो कि मेजॉरिटी हमेशा अपनी बेस पे बात करती है, उनको राइट भी है, जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो डेफिनेटली जो जिन चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब माइनॉरिटी के रोने धोने से तो कुछ भी नहीं होता ना। अब जो कल्चरल डिफरेंस हैं उनका कलेक्टिव लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जी? Explosion and segregation. On a collective level, expulsion and segregation relate to the individual level case of interpretation and refusal to communicate. Expulsion is the process by which a powerful group of people choose to remove a less powerful group from their territory, सिरे से एक्सपेल कर देंगे उनको कि वो उनसे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, ठीक है। वो एक लेस पावरफुल ग्रुप जो है या जो छोटा ग्रुप है उसको सिरे से क्या करेंगे? एक्सपेल कर देंगे। सेग्रीगेशन इज वेयर वन ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ बीइंग रिमूव्ड becomes isolated and extremely limited in their contacts and communication with surrounding groups. सेग्रीगेशन जो है उसमें कम्प्लीटली रिमूव तो नहीं किया जाता, लेकिन एक ग्रुप को आइसोलेट कर दिया जाता है, इलादा कर दिया जाता है, तो और उनके साथ जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको कम कर दिया जाता है। Assimilation. On collective level, assimilation relates to an individual yielding and communicating on the other party's condition, ठीक है जी, कि एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरी पार्टी की कंडीशन पे कम्युनिकेट कर रहा है। इट इज ऑलवेज नॉट द केस दैट डोमिनेंट ग्रुप pressurizes a group with less powers for expulsion and or segregation. Another case might be expressed in attempts towards assimilation, in which an attempt to get the group disappear by disbanding it such that it disperses within the leading central group. मतलब वो फैल जाए, वो इंडिविजुअली वो नज़र ना आए, वो मतलब एज अ ग्रुप जो है वो शो ना हो रहे हों, बल्कि वो इंडिविजुअली जो है वो उनको फिट कर दिया जाए, तो उससे वो जो उनका कल्चरल डिफरेंस है वो ग्रुप के तौर पर डोमिनेट नहीं कर सकेगा,
ठीक है, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो डिस्पर्स जब हो जाएंगे एक बड़े ग्रुप के अंदर जो है उनको हम फैला देंगे, ठीक है, तो उससे उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। integration usually refers to pattern in which the different groups are provided with the possibility and perhaps some support as well to maintain their distinctive identity without the coercive and defense mechanism usually associated with segregation। तो एजिमिलेशन में क्या हो रहा था, एजाइमुलेशन में कि उनको डिस्पर्स किया जा रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में उनकी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन किया जाता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे मतलब अभी आप बात कर लें तो जो डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे ब्राज़ील के अंदर जो कबायली हैं उनको उनकी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से और बहुत से एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है, तो उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो सेग्रीगेट ना हो बल्कि इंटीग्रेट किया जाता है उनको, उनके कल्चरल डिफरेंसेस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाती है ताकि वो जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो सकें। डिफरेंस तो रहेंगे, मतलब वो उन डिफरेंसेस को कम्युनिकेशन पे उनका इम्पैक्ट ना पड़े। गाइडलाइंस फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है जी, उसमें सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस एंड इंसाइट के दूसरे कल्चर के बारे में अवेयरनेस हो। यू मे नेवर गेट ओवर कल्चरल डिफरेंसेस, हमेशा रहेंगे, येट यू कैन वर्क ऑन इट मेकिंग योर कम्युनिकेशन रीजनेबली अफेक्टिव फिर आ गया कि आपकी कम्युनिकेशन डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सके। द फर्स्ट स्टेप दैट should be taken in order to improve intercultural communication is to obtain insight into the difference and similarities that exist, यानी कि दूसरे कल्चर को आप समझें, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव हो जाएगी। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। enough of time or interest in learning about another culture, yet you can communicate in much better way if you can develop general communication skills that can help you communicate well with people belonging to any culture। रिटन कम्युनिकेशन जो है, जैसे इंग्लिश है वही ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आप बजाय ज़बानी ओरल कम्युनिकेशन की आप रिटन कम्युनिकेशन करें, तो रिटन कम्युनिकेशन को समझना जो है उसमें फिर बॉडी लैंग्वेज वगैरह का जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। अनलेस यू हैव फ्लुएंसी ओवर द लैंग्वेज ऑफ अदर पार्टी, राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अदरवाइज टेक द हेल्प ऑफ आर ट्रांसलेटर व्हेन एंड इफ नीडेड। Clarity should be in focus. Avoid using slangs, jargons, idioms, and difficult words. Oral communication, ज़ुबानी बातचीत। At times meetings become inevitable, आपको मीटिंग करनी पड़ती है और मीटिंग में आपको पता है कि ओरल कम्युनिकेशन होती है and just cannot be avoided। Oral communication is essential for developing business rapport and provides the opportunity of getting immediate feedback. However, due to cultural differences, there are chances of errors, and one should stay alert to the possibilities of misunderstanding and hidden conflicting signals, or the possibility of misreading other person's indications. Try explaining your intent with the use of examples and repeat the content where needed। जितनी ज़्यादा चीज़ को आप आसान करके बयान कर सकते हैं वो आप कोशिश करें कि आसान करके बयान करें। फ्लेक्सिबिलिटी, बी फ्लेक्सिबल एंड हैव एम्पैथी फॉर अदर पार्टी। ठीक है, अपनी बात पे अड़े मत रहा करें,
if there is an absence of will and desire to adopt to the other party even better insight into the similarities and differences might not lead to solution। अगर आप दूसरे के कल्चर को समझते भी हैं लेकिन आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं तो तब भी जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी। पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी जो होती है वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी पे ही डिपेंड कर रही होती है। यू शुड अप्रोच इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन with a positive attitude and with an objective of understanding the other side of the picture rather than speaking about or safeguarding your own। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो दूसरे की बात है, दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ जी, नीड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? कंपनीज मल्टीनेशनल हो गई, दुनिया को अब हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, ठीक है। हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके जो सब ऑफिस हैं वो अब कंट्री टू कंट्री चल रहे होते हैं, तो दो सब ऑफिस को आपस में कंट्रीब्यूट करना कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। सब ऑफिस को हेड ऑफिस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। फिर इससे ये होता है कि अगर मतलब आप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मतलब आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में आपका नॉलेज जितना ज़्यादा होता है तो उतना जो है वो आपकी जो प्रोफेशनल सक्सेस है उसके चांसेस जो हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अरेबिक अच्छे तरीके से समझ और बोल सकते हैं और आपको अरबों के कल्चर का पता है, वो कैसे उन बात करते हैं, उनको बात कैसे समझाई जा सकती है, ठीक है, वो उनकी जो रूडनेस है उसको कैसे कवर किया जा सकता है, तो फिर आपके लिए पूरा सऊदीया और यूएई जो है वहाँ पे जॉब हंटिंग जो है वो आसान हो जाती है। रोल ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्टीरियोटाइप ये होता है कि आप चीज़ों के बारे में मतलब एक ही तरीके से सोचते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि स्टीरियोटाइप नेचर मतलब एक फिक्स टाइप नेचर होती है। स्टीरियोटाइप रेफर टू जनरलाइज्ड आइडियाज, मतलब एक जनरल बात, भाई ये ऐसे ही होता है, ठीक है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे स्टीरियोटाइप की डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहले उसने कहा जी कि बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट, तो ये एक बात हो गई जी कि लड़के जो हैं वो खेलों में ज़्यादा अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती। गर्ल्स आर इमोशनल, लड़कियां ज़्यादा जज्बाती होती हैं लड़कों के मुकाबले में। ब्लैक पीपल आर द बेस्ट एथलीट्स, चाइनीज़ पीपल ईट राइस। तो ये डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, एथनिक ग्रुप्स के बारे में जो है वो हमने डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो डेवलप किए हुए होते हैं। तो उसका जो रोल है वो डेफिनेटली इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे पड़ता है। Stereotypes can pertain to different ethnic groups, social classes, religious groups and opposite genders। ठीक है, सोशल ग्रुप्स हैं जैसे, ठीक है, उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स डेवलप हुए होते हैं। रिलीजियस ग्रुप जैसे आजकल ये है कि मुसलमान जो हैं वो इंतहा पसंद होते हैं, ठीक है। तो फर्दर एग्जांपल उसने जैसे दी कि लोअर क्लास पीपल आर अनएजुकेटेड, जो लोअर क्लास के लोग हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता तो वो पढ़े लिखे नहीं होते। मैन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, चाइनीज आर एन एक्सट्रीमली competitive race। So stereotypes rise as an approach towards explaining and justifying differences between groups। It might arise as a result of lack of exposure to other groups, cultures, etc। They can be positive or negative। तो नॉर्मली जो है वो कहता है कि स्टीरियोटाइप्स वो लोग डेवलप करते हैं जो कि जिनके पास नॉलेज कम होता है, ज़्यादा रिजिड होते हैं। मतलब अगर आप ये कोई बंदा आप जैसे और है जी कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं तो बेसिकली उनको इस्लाम के बारे में अवेयरनेस नहीं है,
या मुसलमानों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो स्टीरियोटाइप्स कैन बी टेकन एज प्रिंटिंग स्टैम्प टू मेक मल्टीपल कॉपीज फ्रॉम अ सिंगल मोल्ड। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप्स ये है कि मतलब अब आपने जब सारे को एक ही कह दिया तो एक बंदा पे दूसरा बंदा पे तीसरा बंदा जो एक क्लास से रिलेटेड है वो आप सारों को इजीली जो है वो कॉपी करते जाएंगे। हाँ ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। दो स्टीरियोटाइपिंग इन सोशल रिलेशन प्लेज a significant role by classifying people and helping us for foretell their conduct and plan our reaction। क्योंकि स्टीरियोटाइप में हम पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं तो फिर हम अपने जो कंडक्ट है वो उसको भी पहले से प्लान कर लेंगे। येट इट कैन आल्सो बी डेंजरस, मतलब एक तरफ अगर हमें फ़ायदा हो रहा है कि हम पहले से जो प्री प्लानिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है। कल्चरल स्टीरियोटाइप्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम or leads to prejudices and negative opinions about others. Prejudice based on generalization of any race of people into thin negative stereotypes can have disastrous consequences such as discrimination, violence, and genocide in extreme cases। तो आप पहले से जो है वो एक जो लोगों के बारे में राय कायम कर लेते हैं उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। वी often find people stereotyped around characteristics of age, मतलब हम अब स्टीरियोटाइपिंग किस बेस पे कर रहे हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। एज की बेस पे हम क्या स्टीरियोटाइप डेवलप कर रहे हैं, ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल, ठीक है, भूल भुलक्कड़ होते हैं। ठीक है, रिलीजन की बेस पे इस्लाम इज ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर रिलीजन। प्रोफेशन की बेस पे हम स्टीरियोटाइप डेवलप करते हैं, ऑल लायर्स आर ग्रीडी, ठीक है जी। थिंग्स की बेस पे ऑल स्विस वॉचेज आर परफेक्ट। रेस की बेस पे स्टीरियोटाइप्स हैव फोर मेन करेक्टरिस्टिक्स। स्टीरियोटाइप्स के जी फोर मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर सिंपल देन द रियलिटी। क्योंकि रियलिटी में तो मुख्तलिफ एक ही कल्चर के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ट्रेट्स हो सकते हैं, उनके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप्स जनरलाइज्ड इन नेचर होता है, हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फ्राम अदर्स रेदर देन ऑन वंस ओन एक्सपीरियंस। जनरलाइज्ड है मतलब जैसे इस्लाम के बारे में बात कर दी, इंतहा पसंदी की बात कर दी, तो अब एक बंदे, एक गोरा दूसरा गोरा तीसरा गोरा आपस में ही बात करके ये डिसीजन, अब एक बंदे का किसी मुसलमान से कभी ज़िंदगी में पाला ही नहीं पड़ा, लेकिन वो सुनी सुनाई की बात पे वो क्या करेगा, स्टीरियोटाइप डेवलप करेगा। दे आर एरोनियस बाय देयर वेरी नेचर, ठीक है, इनमें जो बेसिकली अपनी बेसिक नेचर के हिसाब से अगर उनको देखें तो ये गलत होते हैं। दे रेजिस्ट चेंज इफ एंट्रेंच्ड डीपली, जैसे आजकल ये इंतहा पसंदी वाली बात अगर हम करें तो इसको चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत डीपली जो है वो फैल चुकी है, लोगों की राय जो है वो बहुत पुख्ता हो चुकी है, तो उनको अब समझाना जो है वो बहुत मुश्किल है।